दोस्तों नमस्कार। या तो इस देश की राजनीति बदल जाएगी या फिर इस देश की सत्ता बदल जाएगी। यह सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त की एक ऐसी हकीकत है जिससे आप मुंह चुरा नहीं सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया जो राजनीति से लेकर सत्ता बदलने का जिक्र तक आज किया जा रहा है। यकीनी तौर पर जो इस देश की राजनीतिक संसदीय व्यवस्था है उसमें किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस एक दिन गरीब और पिछड़ों का जिक्र करेगी और उसके अपने मैनिफेस्टो में भी उन्हीं के हक का जिक्र होगा। और यह भी किसी ने नहीं सोचा था उस वक्त जब मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा रही थी तो उस वक्त वो इतनी कमजोर होकर उभरेगी जो 2024 के चुनाव में उभर कर आया। और उसके बाद यह भी किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता के तौर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो फिर वो संसद के भीतर की तमाम नियम कायदों को लेकर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। ये तमाम सवाल लगातार घुमड़ते रहे। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बन गए और तब अगला सवाल यह आया कि राहुल गांधी क्या संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का सामना कर पाएंगे, जिनके पास बीते 10 बरस की ताकत है और मौजूदा वक्त में एनडीए सरकार है। बीजेपी कमजोर चाहे हो गई हो, लेकिन जब बहुमत में जो होता है तो फिर उसकी ताकत भी अपरंपार होती है। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा होगा कि संसद के भीतर और बाहर दोनों लकीरों को मिटाकर एक ऐसे नए रास्ते की तलाश में राहुल गांधी निकले हैं और उसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता का पद लिया है। यानी संसद के भीतर संसद के नियम कायदे तो छोड़ दीजिए, इस देश की सड़क की राजनीति को भी संसद के भीतर लाकर रख दिया जाए तो एक झटके में वह सरकार जो खुद को गरीब की सरकार कहती है, उसने इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीबों को ही माना। इस देश के किसानों के रास्ते में कीलें ठोक डाली, कटीले तार बिछा डाले। राहुल गांधी ने इन तमाम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश जिस अंदाज में की है, आज उसका पहला नजारा उसी संसद के भीतर आया जिस संसद के भीतर कभी किसान सोच नहीं सकते थे कि उन्हें बैठक के लिए कोई नेता बुलाएगा, और नेता वह भी विपक्ष का नेता जिसकी ताकत के आगे इस वक्त तमाम देश के राजनीतिक दल शायद उसी विचारधारा के आश्रय चलने को मजबूर हैं, क्योंकि इससे हटकर इस देश में कोई दूसरी राजनीतिक धारा बच नहीं पा रही है जहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों का जिक्र हो, यानी अल्पसंख्यकों का जिक्र हो। इस राजनीति पर चलते चलते इस देश की राजनीति को लेकर संसद के भीतर तो अक्सर यही कहा गया कि जब यहां विपक्ष के नेता बोलेंगे तो फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे और प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसका जवाब राहुल गांधी देंगे। लेकिन परिस्थितियां देखिए किस अंदाज में बदल गई। राहुल गांधी ने आज तय किया कि हम इस बजट को लेकर पार्लियामेंट के भीतर नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमारे दूसरे नेता बोलेंगे। और जिस हरियाणा में चुनाव होने वाला है उस हरियाणा की नेता कुमारी शैलजा ने अगुवाई शुरू की और उन्होंने ही बजट को लेकर कांग्रेस की तरफ से बोलना शुरू किया। यानी पहला परिवर्तन यह कि कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने पहला मैसेज संसद के भीतर दे डाला कि संसद के भीतर खड़े होकर विपक्ष के नेता के तौर पर बोलना ही राजनीति नहीं है। और जिस वक्त बजट पर बहस चल रही थी, कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा बोल रही थी, उसी वक्त राहुल गांधी ने उन लोगों को संसद के भीतर आमंत्रित कर दिया जो इससे पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि संसद के भीतर उनके पांव भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम जिक्र किसानों का ही कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में ना घुसने देने के लिए किस तरीके से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे क्या कुछ नहीं किया गया। इस देश के भीतर में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर कौन सी राजनीति नहीं साधी गई। लेकिन यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि इस देश में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी न सिर्फ उनके मुद्दों के साथ खड़े होंगे, बल्कि धीरे धीरे संसद के भीतर उनके साथ
चर्चा भी शुरू करेंगे। तो आइए आज इस बात की शुरुआत करते हैं। यह शुरुआत से पहले एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के आश्रय बहुत चीजें आपके जहन में आएंगी। यह संसद भवन के भीतर राहुल गांधी का कमरा है। यानी जिस दिल्ली में राहुल गांधी के सरकारी घर को छीनने के लिए क्या क्या किया गया और संसद के भीतर उनके भाषण के शब्दों को दबाने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, उसी राहुल गांधी ने कहा कि संसद में प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद हम बजट पर भाषण देने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। और जिस वक्त बजट पर भाषण चल रहा है उसी वक्त किसानों को अपने कमरे में उन्होंने बैठा लिया, जो तस्वीर आपने देखी और हमारे पीछे भी यह तस्वीर लगी हुई है। अगला सवाल यह है, क्या वाकई बहुत आसानी के साथ कोई संसद भवन में आ सकता है, या प्रतिपक्ष का नेता अगर किसी को भी आमंत्रित करे तो क्या वो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इस देश की परंपरा रईसों को कमरे में बुलाने की रही है, बॉलीवुड के सितारों को कमरे में बुलाने की रही है। जिनकी ताकत इस समाज के भीतर है, जिनका चेहरा चमक दमक के साथ जिनकी पहचान है, उन्हें तो नेता के तौर पर प्रतिपक्ष का नेता भी इससे पहले अपने कमरे में बुला लेता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि गरीब गुरबा अगर उस कमरे में आने लगे, इस देश के पिछड़े और आदिवासी और मुस्लिम भी आने लग जाएगा, तो एक नई राजनीति की क्या यह शुरुआत है जिसकी आहट आपने कमरे में बैठे हुए इन किसानों के जरिए देखी? दरअसल यह आसानी से किसान राहुल गांधी के कमरे तक बिल्कुल नहीं पहुंचे। जब यह संसद के भवन में आए, वहां पर सिक्योरिटी ने इन्हें रोक लिया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी का निमंत्रण है कि आप संसद के भीतर हमारे कमरे में आइए, आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपसे वहीं मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि संसद चल रही है, हमारा बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। तो सिक्योरिटी नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के कमरे में फोन लगाया, जहां पर उनके सेक्रेटरी ने उसको जानकारी दी और खुद राहुल गांधी ने कहा, हां मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, आप उन्हें भेजिए। पूरी सिक्योरिटी के हाथ पांव फूल गए कि जिन किसानों को लेकर दिल्ली में ना घुसने देने के लिए इस देश के सुरक्षा कर्मी सरकार के निर्देश पर पता नहीं क्या क्या करते चले गए, उन्हीं सिक्योरिटी कर्मियों को अब बकायदा एक पास बनवाना होगा। और सभी का पास बनाया गया। 6 राज्यों के ये किसान थे जो आए थे राहुल गांधी से मिलने। पंजाब के थे, हरियाणा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, तेलंगाना के थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे। इन राज्यों के प्रतिनिधि किसानों की तौर पर आए और ये कहने आए कि आपने अपने गारंटी कार्ड में एमएसपी का जिक्र किया है, एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र किया है, तो अब आप उस कानून को बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि इस देश की संसदीय राजनीति में बहुत कुछ राहुल गांधी शायद बदलने निकल पड़े हैं। इसीलिए जब किसानों को अंदर नहीं आने दिया गया तो राहुल गांधी ने तुरंत निर्णय लिया कि वह खुद संसद के बाहर जाकर किसानों से बातचीत करेंगे। और यह सवाल इस देश की संसद के भीतर सिक्योरिटी कर्मी के हाथ पांव को हिला दिया। उन्होंने जब अपने तौर पर गृह मंत्रालय के मातहत जो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है उनसे जब बातचीत की तब कहा गया कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी कमरे से निकलकर बाहर आए, मीडिया के सामने पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं किसानों को आमंत्रित कर रहा हूं, आप रोक रहे तो मैं ही उनसे मिलने चला जाता हूं। रोक कौन रहा है? जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए। So what is the problem? But what did they say anything? Why they were Some allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them inside. What is the क्या कहा जा रहा है राहुल जी? क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई ये कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था,
अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे Will you take this हैं, up? तो बाहर मिल लेंगे। But Rahul ji, will you take this up? Rahul ji, will you take this क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। Rahul ji, will you take this up? अब राहुल गांधी दरवाजे तक पहुंचे नहीं, संसद के बाहर के दरवाजे के करीब, तब तक जानकारी दे दी गई कि किसानों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। यानी राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता के तौर पर थे, उस दौर में उन्होंने ये मान लिया था कि इस देश के भीतर जब वो भारत यात्रा कर रहे थे और जब न्याय यात्रा कर रहे थे, उस दौर में ही इस देश की आवाज को संसद तक कैसे लेकर आना है, और जनता की आवाज ही नहीं बल्कि जनता को भी उस संसद से परिचय कराना है कि देख ले, लोकतंत्र का मंदिर है ये, और जिसकी दुहाई देकर इस देश में तानाशाही तरीके से सरकारें चलाई जाती हैं और किसानों तक के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी किसानों से मिलने जाते उससे पहले किसानों को पार्लियामेंट के भीतर ले आया गया, ससम्मान उन्हें कमरे तक पहुंचाया गया। सुरक्षा कर्मी कल तक जो दिल्ली आने से किसानों को रोकते थे, वही उन्हें लेकर राहुल गांधी के कमरे तक गए। वहां पर किसानों ने 2-3 बातों का खुले तौर पर जिक्र किया। पहली बात तो यही थी कि एमएसपी को कानून की शक्ल में लाने का दबाव केंद्र सरकार पर डाला जाए। दूसरा सवाल था कि किसानों के साथ जब वो पंजाब से निकले और हरियाणा बॉर्डर पे जो कुछ हुआ, उसमें एक किसान की मौत भी हो गई, वो शहीद भी हो गया, वो युवा था, और उसके बाद किसान लौट गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस सीमा को खोला गया, उस सीमा से बाढ़ हटाए गए, लेकिन वहां पर कई केस किसानों के खिलाफ हैं। और इन सब के बीच हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से किसानों से बर्ताव किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका जिक्र राहुल गांधी ने खुद भी किया और कहा कि पार्लियामेंट के भीतर हम तमाम मुद्दे उठाएंगे और बाकायदा इसके लिए संसद के भीतर एक मोशन भी लेकर आएंगे। और इसके बाद की परिस्थिति यह थी कि क्या इसी तर्ज पर इस देश के भीतर में बहुत सारी परिस्थितियां बिल्कुल नई उसी संसद के भीतर होने वाली है, जिस संसद में लोकतंत्र की दुहाई देकर सरकार ने जो भी नीतियां बनाई वो कॉरपोरेट के हित वाली थी। क्योंकि राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद निकलकर सीधे तौर पर कहा, हमारी बातचीत हुई और हम मानते हैं एमएसपी को कानून की शक्ल में होना चाहिए और हम दबाव बनाएंगे सरकार पर। मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। सवाल कई हैं, क्या प्रधानमंत्री अब इसके बाद किसान या गरीबों को लेकर जो भी जिस भी रैलियों में भाषण देते हैं उसका कोई महत्व बचेगा? जिस पार्लियामेंट से दूर इस देश के गरीबों को रखा जाता है, किसानों को रखा जाता है, पिछड़ों को रखा जाता है, दलितों को रखा जाता है, क्या उस संसद के भीतर अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने एक रास्ता बना दिया है और सब कोई वहीं आकर बातचीत कर सकता है, तो क्या यह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन है या मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए उसकी धड़कनों को बढ़ाने वाला है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होगी? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री के तमाम भाषण जो अभी तक होते रहे और अब जो महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड में जहां चुनाव होने हैं उसमें भी क्या वो प्रचार के तौर पर अगर निकलेंगे तो उसके बाद वो किन बातों का जिक्र करेंगे? उसी हरियाणा से किसान चलकर आए, महाराष्ट्र के भीतर से किसान चलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। 31 तारीख से आंदोलन शुरू होगा। 9 अगस्त को कॉरपोरेट भारत छोड़ो के नारे के तहत किसान एकजुट हो रहे हैं। वही कॉरपोरेट जिस कॉरपोरेट के विवाह समारोह में इस देश का हर नेता शामिल हो गया, यहां तक कि
इंडिया से जुड़े नेता भी शामिल हुए, जो छत्रप हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। वो जानते हैं कि इस देश की नब्ज दरअसल उन गरीबों के धड़कनों के साथ मिली हुई है। इस देश की नब्ज उन किसान मजदूरों के साथ धड़कती है। इस देश की नब्ज उन दलितों आदिवासियों की झोपड़ियों के भीतर धड़कती है। इस देश के अल्पसंख्यक जो खामोशी के साथ सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें खुली हवा में सांस ले दे पाने की परिस्थितियां तो इस देश में बन जाए। और शायद यही वो धड़कन है जिसको राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौर में समझा, परखा, और इसीलिए क्या उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर अब सड़क की राजनीति को या सड़क के शब्दों को या सड़क के संघर्ष को संसद के भीतर लाने की ठान ली। और यह उसकी एक शुरुआत आज हो गई। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो किस मुंह से इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता या खुद प्रधानमंत्री मोदी उन बातों का जिक्र कर पाएंगे जिन बातों का जिक्र करते करते बीते 10 बरस में बहुत सारी परिस्थितियां इस देश में बदल सी गई और लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि सरकार के सरोकार उनके साथ है ही नहीं। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? क्योंकि बतौर विपक्ष के नेता यह भी पहला मौका है कि बजट के अगले दिन इस देश के तमाम विपक्ष के नेता, सांसद सभी पार्लियामेंट के बाहर धरना देने पहुंच गए। यानी मैसेज दे रहे थे कि अब बात सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर के संवाद से नहीं होगी, जहां का कैमरा और माइक भी सरकार के इशारे पर चलता हो। हम तो उसके बाहर निकलकर इस देश के उस मीडिया को भी बताएंगे जो मीडिया उन्हें दिखाता नहीं है, जो चाहता नहीं है कि उनकी बातें निकलकर सामने आए। तो उनके बीच भी जाएंगे और खुले आसमान तले अपने संघर्ष का जिक्र इस आधार पर करेंगे कि इस देश के लोगों के साथ जो हो रहा है। देश का बजट है लेकिन राज्यों में उसे बांटा गया। यानी सवाल सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर के खत्म होने भर का नहीं है। पहली बार इस देश के बजट में देश के साथ ही कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए बजट पेश किया जाएगा तब तो इस देश के उन्हीं वोटरों के हिस्से में हर चीज जाएगी जो सत्ता के साथ खड़े हैं। बाकी लोग तो इस लोकतंत्र में हाशिए पर होंगे। और शायद इसीलिए आज संसद के बाहर समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। संसद के बाहर राहुल गांधी सांसदों के समूह का एक हिस्सा बन रहे हैं। संसद के भीतर नेता विपक्ष के तौर पर भी वो खामोश हैं, लेकिन इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी मुद्दे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अगर लोगों की आस और उम्मीद राहुल गांधी बनते चले जा रहे हैं तो चाहे अनचाहे धीरे धीरे यह सवाल खुद ब खुद बड़ा होने लगेगा कि इस देश की जनता को जिनसे उम्मीद है और आस है, क्या वो विपक्ष का नेता है? यानी जिस प्रधानमंत्री को लेकर उम्मीद और आस इस देश के भीतर जगनी चाहिए, क्या इस बजट और उस तमाम परिस्थितियों में जहां राहुल गांधी चुनाव प्रचार के वक्त जो गरीबों का जिक्र करते हुए पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को एक साथ लाकर बहुत खुले तौर पर कह रहे थे कि वह मुख्यधारा में है ही नहीं और उनको मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। ये सारे सवाल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कांग्रेस या कहीं राहुल गांधी की सोच के साथ जिस मैनिफेस्टो को लाया गया, उस मैनिफेस्टो से बहुत कुछ इस बजट ने चुरा लिया, महाराष्ट्र की सरकार ने चुरा लिया। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं और इन परिस्थिति में सरकार का अपना विजन सिवाय कॉरपोरेट के जरिए या बिजनेसमैन के जरिए, बिजनेस पर्संस के आश्रय इस देश को चलाने के अलावे कोई विजन काम नहीं करता है। यह बजट का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने नजर आता है, जिसमें किस तरीके से टैक्स बढ़ाए गए। और इस देश के भीतर का एक सच तो यह भी है कि 48 लाख करोड़ का बजट में से जो कमाई है वो 38 लाख करोड़ की सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे से है। और जबकि इस देश में बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई की जो परिस्थितियां हैं और लोगों के भीतर अपने मुद्दों को लेकर जो गुस्सा है
वो तमाम परिस्थितियां इस दौर में सड़क पर ही मुद्दों की शक्ल में है और शायद इसीलिए कांग्रेस राहुल गांधी के दौर में एक बदलती हुई कांग्रेस है। बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर बिहार के सवाल हो, उन सवालों को लेकर यूथ कांग्रेस के नेता आज पटना में नजर आए। यानी बिहार के भीतर कांग्रेस राजनीतिक तौर पर आरजेडी के पीछे खड़ी है, लेकिन अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि राजनीतिक तौर पर उसे पहल इसलिए करनी होगी क्योंकि वह इस देश की उन धड़कनों से जुड़ रही है जिन धड़कनों को उससे पहले इसने महसूस कांग्रेस ने किया नहीं होगा। यह पहली बार है, इसीलिए जो छत्रप जिन मुद्दों के आश्रय इस देश में बने खड़े बड़े हुए, उन मुद्दों को भी अब राहुल गांधी उठा रहे हैं और कांग्रेस उठा रही है। और जिस लिहाज से बोरिंग कैनाल रोड जो पटना का है, वहां पर जब यूथ कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो मौजूदगी थी, कार्यकर्ताओं की जो मौजूदगी थी, उन पर जिस तरीके से लाठी बरसाई गई, यह भी मैसेज है कि बिहार की राजनीतिक सत्ता जिसकी बागडोर नीतीश के पास है, साथ में बीजेपी खड़ी है, वह भी समझ रही है कि दरअसल ऐसी राजनीति तो उसकी भी चूल्हे हिलाकर रख देगी। हमारा आवाज लगातार जारी रहेगा। इस बिहार को बचाने का काम, संविधान को बचाने का से चलकर यानी पटना की सड़कों का यह नजारा हो, पार्लियामेंट के भीतर बाहर की परिस्थितियां हो, इस देश के सामने खड़े हुए तमाम मुद्दे हों, इस देश का बजट जो राज्यों में केंद्रित कर गया उसकी परिस्थितियां हों, इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा पैसा जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आश्रय सरकार देख रही है वो कॉरपोरेट का पैसा हो, इन तमाम परिस्थितियों से हटकर क्या वाकई इस देश की राजनीति पहली बार गरीब पिछड़ों को जगह देने को तैयार है? और विपक्ष की अगर यह राजनीति चल निकली है तो क्या यह मौजूदा सत्ता के लिए न सिर्फ चुनौती बल्कि खतरे की घंटी तो नहीं है? ये तमाम सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक या संसद भवन से लेकर बोरिंग रोड चौराहे तक तीन मैसेज बहुत साफ देने की परिस्थिति में लाकर इस देश को अब खड़ा कर चुके हैं। पहली बात, इस देश की मुख्यधारा में चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी उनका जिक्र ना हो रहा हो, लेकिन उनसे जुड़े मुद्दे ही अगर इस देश की मुख्यधारा को अपने हाथों में ले लेंगे तो सत्ता को बदलना होगा। यह मैसेज मैनिफेस्टो से चुराए गए उस नियम कायदों के जरिए समझे जा सकते हैं जिसको सरकार ने चुरा लिया और अपने बजट में दाखिल करा लिया। दूसरा सवाल, क्या वाकई इस देश की राजनीतिक सत्ता जो कॉरपोरेट और पूंजी के आश्रय चल रही है और लंबे अरसे से चल रही है, और ऐसा नहीं है उससे पहले कांग्रेस इस धारा में नहीं चली है, चली है, इस देश के तमाम छत्रप भी जो हैं उसी धारा में बहे हैं, क्या पहली बार उसमें एक व्यापक परिवर्तन, खास तौर से गरीब गुरबों की लड़ाई और उनके संघर्ष और खुद उनकी मौजूदगी को संसद के भीतर लाकर राहुल गांधी इस देश को मैसेज दे रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है? और तीसरा सवाल, इन दो परिस्थितियों के समानांतर अगर मौजूदा सत्ता इस बात का एहसास कराती है कि जनता ने हमें चुना है तो हम जो चाहे सो कर सकते हैं, तो वही जनता जब पार्लियामेंट के भीतर पहुंचकर अपने मुद्दों को लेकर उम्मीद और आस के आश्रय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ देख रही है, तब अगला सवाल यह भी होगा कि आखिर
सत्ता को यह ताकत अब मिलेगी कहां से कि जनता ने हमें चुना है, क्योंकि जनता की उम्मीद और आस तो इस दौर में शिफ्ट हो चली है उसी पार्लियामेंट के भीतर जिस पार्लियामेंट में रहकर अपनी सत्ता की दुहाई मोदी सरकार बीते 10 बरस से देती चली आ रही है। तो क्या उस गद्दी की धड़कनें भी अब बढ़ चुकी है? हो सकता है। और ये परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि भारत की बदलती राजनीति इस बार सड़क पर नहीं बल्कि संसद के भीतर भी बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।